एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेशन है 11, जिसमें हम HTML का एडवांस पढ़ रहे हैं पार्ट 3। और हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेब डेवलपमेंट का, जो आप हर रोज यूज करते हो अपनी रियल लाइफ में। वो है फॉर्म। फॉर्म फॉर्म का क्या मतलब होता है कि जिसमें आप अपना डेटा डालते हो या इनपुट डालते हो, कुछ लिखते हो उसके अंदर, इनपुट देते हो। ठीक है, मतलब आप अपना डेटा दे रहे हो उसके अंदर। तो ये क्या है, ये फॉर्म ही सारा काम कर रहा है। चाहे वो यूट्यूब का सर्च सर्च बार हो, जहाँ पर आप अपनी कोई भी वीडियो देखने के लिए वो लिखते हो। चाहे वो गूगल का सर्च बार हो, आपको गूगल से कुछ सर्च करना हो तो गूगल पे आप लिखते हो। ठीक है, वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। चाहे वो कमेंट बॉक्स हो यूट्यूब का, जहाँ आप कमेंट डालते हो, हर जगह पे ये चीज़ यूज हो रही है। यही फॉर्म के एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उस चीज़ को देखने वाले हैं। मैं स्क्रीन को लगाता हूँ शेयर पे। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अगर मैं गूगल पे जाऊं, मैंने लिखा google.com, तो आपको ये दिख रहा है डब्बा, ये डब्बा बना हुआ। ये डब्बा क्या है, फॉर्म का पार्ट है। इसको कहते हैं इनपुट इनपुट बॉक्स। ठीक है, ये इनपुट बॉक्स किसका पार्ट है, फॉर्म का पार्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो गूगल वालों ने क्या यूज किया होगा। ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया यूज किया है इन्होंने। ठीक है, टेक्स्ट एरिया भी फॉर्म का पार्ट है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया क्या है, ये फॉर्म का पार्ट है। अब यहाँ पे डिपेंड करते हैं आप टेक्स्ट एरिया यूज करते हो या इनपुट यूज करते हो। टेक्स्ट एरिया जनरली मल्टी लाइन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा कमेंट बॉक्स, अगर मैं यूट्यूब पे जाऊँ, youtube.com खोलता हूँ, कोई भी वीडियो ओपन कर लेते हैं। अ, मिसाल के तौर पे ये वीडियो मैं ओपन कर रहा हूँ, तो मैं कर दूंगा पोस्ट। तो अगर आप नीचे जाओ तो ये भी क्या है, जहाँ आप कमेंट लिखते हो, जहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये भी क्या है, एक फॉर्म का एलिमेंट है, जो कि टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स और इनपुट में क्या फर्क है, इनपुट पे आप मल्टी लाइन, जैसे कि ये इनपुट से बना होगा। सर और ये जो चीज है, हेलो जी जी हेलो जी जी किसरा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, फॉर्म का ही पार्ट है, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरे, जो हमने गूगल में देखा था, जो गूगल ने यहाँ पर यूज किया हुआ था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी इंस्पेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊं, तो इस पे मैं क्लिक करूं, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा देगा इसका एलिमेंट। तो अगर मैं इस पे जाऊं, इसको ओपन करूं, तो आप देखोगे इसमें उन्होंने क्या चीज यूज की हुई है। सर मैं कह रही थी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही सबके साथ, सबके पास नहीं आ रही स्क्रीन। मैंने तो शेयर की भी है स्क्रीन। किस किस के पास सर मसला आ रहा स्क्रीन है आ स्क्रीन। रही है। सर आ रही है हमारे पास। सर आपके पास कोई इशू होगा शायद, सबके पास आ रही है। अच्छा, मैं इस पे सिलेक्ट कर लूँ। इन्होंने यहाँ पर div का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप किस चीज का यूज करते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, गूगल वालों ने या यूट्यूब वालों ने इस चीज का यूज किया हुआ है, यहाँ पर div का यूज किया हुआ है। पर div यहाँ पर जनरली यूज होता नहीं है इन चीजों के लिए। इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म के एलिमेंट्स का। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी इस पे। मैं क्या करता हूँ, W3 स्कूल पे जाऊंगा। हम W3 स्कूल से इसको सीखेंगे फॉर्म को, क्योंकि W3 स्कूल की जो वेबसाइट है बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी हुई है चीजों के बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर HTML फॉर्म ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एन HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। यूजर इनपुट क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जीत। तो ये क्या, मैं इनपुट दे रहा हूँ, मैं कुछ अपनी तरफ से कंप्यूटर को कोई चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको कहते हैं इनपुट देना। ठीक है, द इनपुट यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई जो आप इनपुट डालते हो वो किसके लिए डालते हो, वो सर्वर के लिए डाला जाता है। ठीक है, सर्वर, ताकि सर्वर इसको प्रोसेस कर सके। प्रोसेस का मतलब ये कि आपने जो भी रिक्वेस्ट डाली है उसके अंदर,
जो सर्वर है आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्स दे सके। मैंने शुरू वाली क्लास में आपको याद होगा, आप लोगों को पढ़ाया था कि सर्वर और क्लाइंट के बारे में पढ़ाया था कि क्लाइंट रिक्वेस्ट मारता है, सर्वर इसका रिस्पॉन्स देता है। तो रिक्वेस्ट क्या होती है, आपको कोई चीज जैसे गूगल से मुझे चाहिए कि भाई मुझे एचटीएमएल के बारे में बताओ, मैंने क्या कि यहाँ से जैसे एंटर करूंगा एक रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के सर्वर पे। अभी गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट गई और गूगल ने मुझे इतनी जल्दी रिस्पॉन्स भेज दिया, 0.35 मतलब 1 सेकंड से कम के अरसे में इसने मुझे इतने रिजल्ट लाके दे दिए, गूगल के सर्वर ने। ठीक है, तो ये जादू जो है सारा क्लाइंट और सर्वर की वजह से हो रहा है। पर इसको मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं वो सारी फॉर्म की मेहरबानी है। जो एचटीएमएल में फॉर्म दिया हुआ है ना, उसके जो एलिमेंट्स दिए हुए जैसे कि टाइप इनपुट हो गया, सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, ये सारे क्या है, फॉर्म के एलिमेंट्स है। तो उसके थ्रू ही हम सारा डाटा जो है हम गूगल के सर्वर को प्रोवाइड करें। जैसे कि ये एक डब्बा बना हुआ है, जैसे कि जिसको गूगल ने नाम दिया हुआ है टेक्स्ट एरिया का। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा तो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म पे जाएगा गूगल के सर्वर पे गया है ये, और गूगल ने हमें रिस्पॉन्स भेज दिया ये सारे पेजेस। या यूट्यूब पे हम जाते हैं, यहाँ लिखता हूँ एचटीएमएल। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एंटर किया ये गया होगा यूट्यूब के सर्वर पे, और ये सारा रिजल्ट वहां से उठा के मुझे इसने यहाँ पर शो कर दिया। ये सारा रिजल्ट यहाँ जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है सर्वर से। पर ये डेटा जा कैसे रहा है, ये जा रहा है इनपुट फील्ड की वजह से, क्योंकि हम यहाँ पर अपना डेटा इनपुट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो एचटीएमएल के फॉर्म्स है वो यूज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, डेटा को, ताकि वो यूजर और सॉरी सर्वर को डेटा हम ट्रांसफर कर सकें, ताकि वो प्रोसेस करके हम उसका उसके मुताबिक रिस्पॉन्स दे सकें। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये दो थी फॉर्म एलिमेंट। अब ये फॉर्म एलिमेंट क्या है, ये एक पेरेंट कंटेनर है। ये क्या है, एक पेरेंट कंटेनर है, ये एक पेरेंट कंटेनर है। ये यूज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तभी चीजें समझ में आएगी, मैं बोलता रहूंगा तो समझ में नहीं आएगा शायद आपको। क्यों नहीं सर? जी हेलो, जी जी। कि सर आप जो है ना ये ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं सर? वो उधर वो VS कोड में क्यों नहीं कर रहे सर कोडिंग? वो इसलिए क्योंकि मुझे बार बार फिर शिफ्ट करना पड़ेगा स्क्रीन को। मैं वीएस कोड पे भी आऊंगा, वीएस कोड पे भी आऊंगा। अब ये है कि मुझे बार सर बार शिफ्ट ना करना पड़े ब्राउजर से उस पे वीएस कोड से ब्राउजर पे। तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है, स्क्रीन सर को पहले मेरे बंद ख्याल करना से वो पड़ता ठीक है। होगा सर, कि हमारी प्रैक्टिस सर उधर ही होती है, तो इसलिए मतलब कोई मसला ना है। चले चले, मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। पर इस देखो ना, ये नीचे वाला कचरा भी यहाँ पर आ जाता है, पूरा कचरा वो शो कर देता है। जो जो भी मेरे एक्स्ट्राज होते हैं वो भी यहाँ पर शो कर देता है। इस वजह से मैं पूरी स्क्रीन शो नहीं करता। ठीक है, तो हम वीएस कोड पे ही कर लेते हैं। मैंने क्या किया, ये दिख रहा है आपको वीएस कोड? जी जी सर। जी मैंने सर दिख रहा है। बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट किया। ठीक है, मैं इसको टाइटल दे देता हूँ, यूजर यूजर इनपुट, यूजर इनपुट या यूजर डेटा लिख देते हैं। ये क्या है, हमारे पेज का टाइटल है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म एलिमेंट का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्शन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैं बाद में बताता हूँ। ये एट्रीब्यूट बहुत काम का है, क्योंकि डेटा सारा इसी एट्रीब्यूट के थ्रू ही जा रहा होता है कि आपको किस पेज पे डेटा भेजना है। तो हम देखेंगे, उसके लिए मैंने एक अलग एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है यहाँ पर। ये पूरा मैंने 2 फाइलें बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए, आपको दिखाऊंगा तो आपको सारी चीजें वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका पेरेंट कंटेनर बनाना पड़ेगा। पेरेंट कंटेनर क्या होता है, कौन बताएगा? पेरेंट कंटेनर क्या होता है? ये फॉर्म क्या है, पेरेंट कंटेनर के तौर पे काम कर रहा है। तो आप में से कोई बताए कि पेरेंट कंटेनर क्या होता है? सर पेरेंट कंटेनर वो है जो मतलब हमारे पास मेन कंटेनर होते हैं जिसके अंदर सर चाइल्ड चाइल्ड कंटेंट होते हैं। और कोई? सर पेरेंट कंटेनर में हम सारा डेटा वगैरह लिखते हैं, टैग्स वगैरह, बाकी जो चाइल्ड वगैरह चाइल्ड टैग होते हैं वो।
मतलब जो उससे रिलेटेड डेटा होता है वो, ठीक है। तो फॉर्म के जो रिलेटेड एलिमेंट्स है वो क्या है, इनपुट हो गया, ठीक है, एक इनपुट एलिमेंट है, एक सेलेक्ट है, ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी। सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से मेरे यहाँ लिखे हुए थे, ठीक है। फील्ड सेट हो गया, लेजेंड हो गया, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है किसके, फॉर्म के चाइल्ड एलिमेंट्स है। चाइल्ड एलिमेंट क्यों है, क्योंकि हम उसको फॉर्म के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फील्ड सेट बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये फील्ड सेट क्या है, कौन बताएगा, अगर आप में से किसी को पता हो। मैं इसको ब्राउजर में भी ओपन कर देता हूँ। सर ये हमें एक डब्बा प्रोवाइड करेगा, यही ऐसा। क्या प्रोवाइड करेगा? सर ये जो अभी आया ना, ये डब्बे जैसा फुल। हाँ, ये डब्बे जैसा, ये डब्बा देख रहे हो आप, ये कहाँ से आता है, फील्ड सेट से आता है। अब फील्ड सेट का पर्पस क्या है, फील्ड सेट का पर्पस ये है कि ये एक जैसे जो होते हैं ना एलिमेंट्स, उनको एक अपने साथ रखता है, एक ग्रुप बनाता है उनका, जो भी रिलेटेड टैग्स होते हैं ना, उनका एक ग्रुप बना के देता है फॉर्म के अंदर, ठीक है। फॉर्म में अगर आपको कमेंट सेक्शन बनाना है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें आप इसके अंदर यूज करोगे, इनपुट कोई भी टेक्स्ट एरिया हो गया या कोई भी एलिमेंट आपको यूज करना है, तो आप इसको फील्ड सेट के अंदर लिखते हो, ठीक है। तो मुझे यूजर का डेटा गैदर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फील्ड सेट बना ली, मुझे एक डब्बा दे दिया इसने। अब ये फील्ड सेट क्या है, ये पेरेंट एलिमेंट के तौर पे काम करेगा बाकी एलिमेंट्स के लिए। एक तो ये फॉर्म हो गया, फॉर्म क्या है, ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा सबका। ये फील्ड सेट क्या है, ये इसका चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड है। अब सारा काम हम फील्ड सेट के अंदर करेंगे। और एक और चीज कि हम जो इनपुट वगैरह ये चीजें यूज करते हैं, मैं इसको फॉर्म के बाहर भी यूज कर सकता हूँ। जैसे कि ये, अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देखोगे, ये देखो मेरे पास इनपुट बॉक्स आ चुका है। पर कन्वेंशन ये कहती है कि आप इसको फॉर्म टैग के बाहर यूज ना करो, ठीक है। कन्वेंशन क्या कहती है कि आप इसको फॉर्म एलिमेंट के बाहर यूज ना करो, आप ऐसे यूज ना करो, ये कन्वेंशन है कि आप इसको बाहर लिख रहे हो इनपुट को। ये अलाउ तो है, अलाउ तो कर देगा आपको, ये कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है कि आप इसको बजाय इसको अलग लिखने के आप इसको फॉर्म के टैग के अंदर लिखो। अब फील्ड सेट होना वो तो ऑप्शनल है, फील्ड सेट क्या है, ऑप्शनल है। वो आपका थोड़ा डिस्प्ले अच्छा लगे, आपको दिखने में अच्छा लगे, इसलिए हम फील्ड सेट का यूज करते हैं कि पूरी जो है ना हमारा जो डिस्प्ले हो रहा होता है, वो सारा एक मैनर में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा होता है शो में, इस वजह से हम उसका यूज करते हैं। मैं जिसकी इसकी मिसाल भी दे देता हूँ आप लोगों को फील्ड सेट की, ठीक है। फील्ड सेट में मैंने ये लिखा इनपुट, ठीक है, और यहाँ एक लेबल दे दिया, मैंने लिखा यूजर नेम। और फील्ड सेट के लिए हम यूज करते हैं लेजेंड एलिमेंट। ये लेजेंड एलिमेंट सिर्फ फील्ड सेट के साथ ही यूज होगा, ठीक है, ये याद रखना, लेजेंड को आप फील्ड सेट के बगैर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेजेंड में मैं लिख रहा हूँ कि यूजर वन। और मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड बाय साइड लगा देता हूँ, साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यूजर वन मैंने लिख दिया और उसको मैं अलग सेव करूंगा, तो देखो मेरे पास ऐसा कुछ आउटपुट मुझे शो कर रहा है कि यूजर नेम और उसका बक्सा बना हुआ है, ठीक है। ठीक हो गया, यूजर नेम आ गया। और एक और पासवर्ड के लिए भी मैं बना लेता हूँ, कॉपी किया पासवर्ड, पासवर्ड। और इसकी टाइप जो है, अब ये टाइप क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में। फिलहाल आप सिर्फ ये देखो, और इसको अलग, इसको नीचे लाइन पे लाना है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा पीआर टेक का, ताकि ये नीचे लाइन में आ जाए तो थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे दूसरे यूजर का भी डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक फील्ड सेट को यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। और बस डेटा यहाँ चेंज करूंगा, ये देखो कितना मैनेज होके अब हर चीज हमें दिख रही है। तो फील्ड से इसके लिए भी काम में आता है। एक तो आपको मतलब डेटा अच्छे तरीके से दिखे, ऑर्गेनाइज तरीके से दिखे, उसके लिए यूज होता है।
और एक ये कि आपको अलग अलग यूजर का डेटा शो करना है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। पर हम जनरली इसके थ्रू कर नहीं रहे होते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं CSS। जो डिजाइनिंग वगैरह जो होती है ना वो सारी CSS थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। पर ये कन्वेंशन है कि आप इसका यूज करो, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम हो चुका है, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अब हम देखते हैं मेन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई HTML फॉर्म क्या होते हैं, हम इनको क्यों यूज करते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक जो पढ़ा है मैंने क्लियर है? किताब भाई क्लियर है आपको? जी जी सर, सर क्लियर। क्लियर है बिल्कुल। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे, मंसूर, फिजा, आप लोगों को क्लियर है ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी? अगर आप बोलना नहीं चाह रहे तो ये चैट में लिख दें, ताकि पता तो लगे आपको चीजें समझ में आ रही है। जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं पता लगेगा। सर ये लोग ऐड नहीं होंगे मेरे ख्याल से। आई थिंक, ठीक है। ये दोनों चीजें हो चुकी हैं कि फॉर्म क्या है और हम उसको क्यों यूज करते हैं। अब आते हैं फॉर्म वैलिडेशन पे, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, पर यह है कि मैं आप लोगों को अभी थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। अब फॉर्म वैलिडेशन क्या है? दो तरीके की वैलिडेशन होती है। वैलिडेशन का मतलब क्या है? वैलिडेशन का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडेशन? सर मतलब दुरुस्त। दुरुस्त, कि आप जो डेटा डाल रहे हो वो दुरुस्त है कि नहीं है, वो उस फॉर्मेट में है कि नहीं है। हम वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज में या फॉर्म की लैंग्वेज में हम कह रहे होते हैं कि भाई हमारा जो डेटा है, जो फॉर्मेट में मांग रहा हूँ, क्या उस फॉर्मेट में मेरा डेटा है या नहीं है। सिंपल इज दैट, और कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा काफी वेबसाइट पे या गूगल पे आप साइन अप करते हो या साइन इन करते हो, तो आपको बोलता है कि आपके यूजर नेम में स्पेस नहीं आना चाहिए, यूजर नेम में स्पेस नहीं आना चाहिए। मैं काम करता हूँ, एक फॉर्म खोल लेता हूँ, मैंने लिखा facebook.com, ठीक है। ये भी क्या है, एक फॉर्म के थ्रू ही बना हुआ है। ईमेल मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाता हूँ। अब ये देखो, ये कुछ फील्ड्स बनी हुई है मेरे पास, कुछ फील्ड्स बनी हुई है, ठीक है। कुछ इनपुट एलिमेंट्स बने हुए हैं, ये सारे क्या इनपुट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये पूरा एक डब्बा बना हुआ है, साइन अप का एक डब्बा बना हुआ है। ये साइन अप का डब्बा क्या है, ये फॉर्म कंटेनर है। ये आप ये जो ना फॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं, ये पूरा एक फॉर्म कंटेनर, इसके अंदर सारे इसके बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वैलिडेशन आपको देखनी है, देखें मेरे पास डेट आ गया यहाँ पर, कि यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा नाम। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ये आगे मुझे जाने नहीं देगा। मैं लिख रहा हूँ कि जीत कुमार, कि अगर इसको मैं खाली छोड़ दूं, इसको मैं अगर खाली छोड़ दूं, किसी को भी फिल ना करूं, तो साइन अप कर दूं, तो ये मुझे बोलेगा भाई ये मुझे रेड कलर में दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई आपको ये सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी। तो ये क्या है, ये वैलिडेशन हो रही है इसकी, कि आपको ये फिल करना ही करना है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर जीत कुमार दभाना, ठीक है। मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ जीत लिख देता हूँ। आप देखना, मैंने यहाँ जीत लिखा तो क्या लिखा हुआ है, प्लीज इंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। कि ये ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट है ही नहीं। आप जो ये लिख रहे हो, ये ईमेल एड्रेस ऐसे थोड़ी लिखी जाती है। ईमेल एड्रेस में तो एड भी होता है, gmail.com भी होता है, या yahoo.com जो भी है, वो सारी चीज। जैसे ही मैंने लिखा, उसने वो एरर हटा दिया। वो एरर अभी जा चुका है, वो एरर अभी जो रेड कलर में मुझे एरर आ रहा था वो जा चुका है, क्योंकि मैं उसकी वैलिडेशन में खड़ा उतरा हूँ। उसके जो गाइडलाइंस थी या रूल्स थी उस पर मैं खड़ा उतरा हूँ, ठीक है। मैं हटा दूं इसको दोबारा, तो अब देखोगे ये दोबारा रेड आ गया यहाँ पर, और नीचे चला गया तो ये देखो, ये देखो आ गया, प्लीज इंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। अगर मैं दोबारा अगर सही डाल दूं, तो ये देखो ये हट जाएगा। जैसे मैंने बाय क्लिक किया, तो तो वो जो रेड मेरे पास आ रहा था यहाँ पर वो भी हट गया और ये भी हट गया। अगर मैं यहाँ पर कोई और ईमेल डाल दूं, kk@gmail.com, तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। ये मुझे क्या दे रहा है, योर ईमेल डोंट मैच, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये भी क्या है, वैलिडेशन है। ये कह रहा है कि भाई आपकी ईमेल जो है वो सेम टू सेम इसकी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर आपको सेम ईमेल लिखने को बोल रहा है। री इंटर ईमेल एड्रेस जो आपने ऊपर लिखी है उसको आप यहाँ पर भी लिखो। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ जीत, वही सेम सेम ईमेल में लिखूँ जीत के ramnani@gmail.com, तो आप देखोगे ये मुझे अब एरर नहीं देगा। वो रेड कलर का जो आ रहा था वो हट गया है। अब पासवर्ड पे आते हैं।
पासवर्ड में मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, 8 करेक्टर का पासवर्ड दे दिया। पर यहाँ पर देखो एरर आ रहा है मेरे पास, एंटर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 6 नंबर, मतलब 6 नंबर होने चाहिए, लेटर होने चाहिए, मतलब उस 6 नंबर्स, मतलब 6 नंबर्स या उससे ज्यादा का आपका जो है पासवर्ड होना चाहिए। अब उसमें लेटर्स भी होने चाहिए, पंक्चुएशन भी होनी चाहिए और स्पेशल साइन भी होने चाहिए, मतलब सिंपल पासवर्ड नहीं होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 आपने करके डाल दिया है। अब जैसे मैं नीचे आऊंगा, अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर जो है ये भी फिल कर देता हूँ और मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और साइन अप पे क्लिक करूंगा, देखना मुझे एरर देगा, ये मुझे यहाँ पर एरर देगा, ये देखा, प्लीज चूज अ मोर सिक्योर पासवर्ड, इट शुड बी लॉन्गर देन 6 कैरेक्टर्स, यूनिक टू यू एंड डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू गेस। के बोल रहे ये पासवर्ड भाई साहब नहीं चलेगा, या मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा था मैंने, तो ये मुझे एरर दे रहा है। तो ये क्या वैलिडेशन हो रही है, इसको कहते हैं वैलिडेशन, कि भाई जो डेटा हमने रूल्स गाइडलाइंस बनाई हुई है आप उसके हिसाब से डेटा डालो, अगर नहीं डालोगे तो हम आपको एरर देंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ये डेटा मुझे सबमिट करने ही नहीं दे रहा सर्वर के पास, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहलाती है, कि आप क्लाइंट पे ही, यूजर के पास ही डेटा को वैलिड कर दो ताकि सर्वर पे इतनी मत्थामारी नहीं करना पड़े। पहले क्या होता था पता है, पहले जब क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन नहीं होती थी तो आपने जैसे तैसा, मतलब मैंने gmail.com वगैरह नहीं लिखा, मिसाल के तौर पे ये ईमेल पे मैंने ऐसे भेज दिया, मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, और मैंने साइन अप कर दिया इसको, तो होता क्या था कि ये डेटा जाता था सर्वर के पास, सर्वर वहां से रिजेक्ट मार देता था, सर्वर बोलता था भाई नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, डेटा सही भेजो। तो मैं डेटा सही करके भेज रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने डेटा को सही कर दिया, फिर मैंने सबमिट किया, फिर मैंने सबमिट किया, ये देखो दूसरा दूसरा मेरे पास एरर आ गया, मतलब ये समझो कि अभी सर्वर की तरफ से एरर आ रहा है कि भाई ये जो पासवर्ड है वो सही नहीं है, तो बार बार रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है, सर्वर को काम करना पड़ रहा है, उस पर देखना पड़ रहा है कि भाई यार ये फॉर्म सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्लाइंट साइड पे कर रहे हैं अभी, क्लाइंट साइड पे करने का ये फायदा है कि भाई आपको जो है चीजें वो सर्वर पे नहीं भेजनी पड़ रही है, ये सारी चीजें जो क्लाइंट साइड पे हो सकती है आपको वो सर्वर पे जाके वो मत्थामारी नहीं करनी पड़ रही है। सर्वर की भी वैलिडेशन होती है, सर्वर साइड से भी वैलिडेशन होती है कि यहाँ पर किसी ने कोई ऐसा डेटा कोई क्लिक के थ्रू यहाँ से भेज दिया डेटा जिसको जावास्क्रिप्ट पकड़नी पड़ी, और जिसको जावास्क्रिप्ट पकड़ ही नहीं पाई, तो आप क्या करोगे, तो आप सर्वर पे भी वैलिडेशन करते हो, पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको जितनी फिर कि छोटी मोटी गलतियों के लिए आप जो सर्वर को आप जहमत दे रहे हो वो यहाँ पर ही आप फिक्स कर लो। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन ये होती है, ठीक है। तो सर्वर साइड की वैलिडेशन क्या होगी वो हम देखेंगे सर्वर पे, अभी क्लाइंट साइड के लिए भी HTML ने हमें कुछ एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बातें, यहाँ तक क्लियर हुई क्लाइंट साइड वैलिडेशन? किसी का कोई सवाल या नहीं समझ में आया तो जी पूछ सर। लो अभी। किताब भाई, मंसूर भाई, मोहसिन भाई, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है? खिजरा, जी सर, क्लियर है। ठीक है। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन ये थी, सर्वर साइड भी होती है, ठीक है, पर क्लाइंट साइड पे आप करके भेजोगे तो सर्वर को इतनी मथामारी नहीं करनी पड़ेगी, सर्वर से वो जो जो मेहनत करनी पड़ेगी ना उसको उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइंट साइड पे आपने थोड़ी बहुत मेहनत करके भेजी हुई है। ये छोटी मोटी गलतियां कि हम एट द रेट नहीं लगाए, या पासवर्ड जो है वो जो फॉर्मेट में मांगा गया उस फॉर्मेट में, तो वो सारी चीजें आप क्लाइंट, ठीक है, वैलिडेशन मतलब डेटा को वेरीफाई करना कि सही है या नहीं, ठीक है। तो वैलिडेशन भी हमने देख ली। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट आते हैं, प्रोवाइड करता है, वो देखते हैं। अभी मैं फील्ड सेट का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फील्ड सेट का आपको पता लग गया, ठीक है। अब हम जब इसका प्रोजेक्ट सर बनाएंगे, छोटा सा स्क्रीन भी प्रोजेक्ट लैग हो बनाएंगे रही है अभी, और आवाज तो आवाज भी लैग हो रही है सर आपकी। मुझे 1 मिनट दें आप, मैं डेटा को शायद चेंज करूँ फिर ठीक हो जाए। इंटरनेट मेरा सही चल रहा होता है पर इस टाइम पे पता नहीं क्या बहुत पड़ जाती है इस पर, पहले ठीक ही चल रहा होता है।
अभी बताओ, अभी ठीक है? जी सर अभी ठीक है। ओके भाई, तो फील्ड सेट लेजेंड हमने अभी देख लिया है, ठीक है, इसको मैं अभी नहीं दोहराऊंगा। इसको हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे सारी चीजें फिर तब यूज करेंगे। अभी लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, अभी वैलिडेशन को देखेंगे कि फॉर्म में हमें वैलिडेशन के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या एट्रीब्यूट प्रोवाइड किए हैं। मैंने किया फॉर्म, आई थिंक फॉर्म बना हुआ है। हाँ फॉर्म बना हुआ है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो फॉर्म एक पेरेंट एलिमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि ऊपर जो कचरा हमें दिख रहा है वो ना दिखे। ठीक हो गया, मैं काम करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है, ये हमारा आउटपुट यहाँ पर दिखेगा। इनपुट, इनपुट को कर दिया टेक्स्ट मैंने। इसके बाद इनपुट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट। अब इससे होगा क्या, ये बटन बना के दे देगा मुझे एक, ठीक है। ये टाइप क्या है मैं समझाऊंगा सारी चीजें, पर अभी फिलहाल देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं वैलिडेशन कि क्लाइंट साइड पे HTML की तरफ से वैलिडेशन कैसे होती है। वैसे हम सारी वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, फिर अब फिलहाल अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम HTML के थ्रू, जो HTML ने हमें प्रोवाइड की हुई है कुछ एट्रीब्यूट के थ्रू, उसके थ्रू हम वैलिडेशन करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। अब सबमिट बटन से क्या होता है, सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि डेटा सबमिट हो जाएगा सर्वर की साइड पे, जो भी लिंक हमने यहाँ पर एक्शन में दिया होगा। तो वो एक्शन क्या है, यहाँ पर हम एक्शन का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसके अंदर हम वो लिंक देते हैं, उस यूआरएल, वो यूआरएल देते हैं सर्वर का जहां पर हमें डेटा को भेजना है, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूं और उसको सबमिट कर दूं, तो ये मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं शो करेगा। मैंने सबमिट कर दिया, देखो रिलोड हो रहा है, मतलब डेटा मेरा चला गया। ये रिलोड हो रहा है, इसका मतलब है डेटा मेरा चला गया, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं डेटा जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखूं, कुछ ना कुछ लिखूं, फिर सबमिट पे क्लिक हो और हमारे डाटा सर्वर की तरफ जाए। अभी ये जाएगा सर्वर, सर्वर रिजेक्ट रिजेक्ट कर देगा। सर्वर को मेहनत करनी पड़ी उसके लिए कि भैया आपने डेटा कुछ भेजा ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैलिडेशन कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है रिक्वायर्ड नाम का, रिक्वायर्ड नाम का एक मेरे पास एट्रीब्यूट आता है HTML के अंदर। अब देखना, अब मैं अगर कुछ नहीं लिखूं और सबमिट कर दूं ना, ये मुझे एरर देगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, कि भाई इसको फिल करो वरना मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं सबमिट कर रहा हूँ, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये मेरा फॉर्म देखो, इस पे ध्यान दो, ये रिलोड नहीं हो रहा है। कितनी भी कोशिश करूं, अब ये सर्वर की तरफ जाएगा ही नहीं जब तक मैं यहाँ कुछ लिखूं नहीं। मैंने लिख दिया, उसको सबमिट किया, देखो डेटा मेरा सर्वर की साइड चला गया, रिफ्रेश हो गया, मतलब सर्वर की साइड मेरा डेटा चला गया, ठीक है। ये रिक्वायर्ड ये काम करते हैं, रिक्वायर्ड कहता है कि भाई आपको ये फील्ड जो है वो लिख, इसके अंदर लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड का ये काम है। इसके बाद हमारे पास आता है एक एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं मिन, सॉरी मिन लेंथ। मिन जो है वो यूज होता है नंबर, टाइप नंबर के लिए, ठीक है। मिन लेंथ, अब मिन लेंथ का क्या मतलब है, मिन लेंथ का ये मतलब है कि आपका जो फॉर्म है ना, जो इनपुट है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर आने चाहिए। कैरेक्टर क्या, 1 2 3, ये सारे कैरेक्टर हैं। ये ए क्या एक कैरेक्टर, ये एस क्या एक कैरेक्टर है, तो इसमें अभी मैंने 3 कैरेक्टर लिखे हैं, ठीक है। तो मिन लेंथ में बोल देता हूँ कि यार मिनिमम ये 5 होने चाहिए, मिनिमम ये 5 होने चाहिए, और मैक्स, मैक्स लेंथ मतलब मैक्सिमम जो एंटर कर सके यूजर वो होने चाहिए 10। मतलब 5 या 10 के बीच में होने चाहिए, उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। अभी मैं ASD लिखा, मैंने 3 कैरेक्टर लिखे, सबमिट करूंगा तो ये मुझे एरर देना चाहिए इसको। अच्छा मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी सॉरी, सेव नहीं किया था। अभी देखना, मैंने 3 कैरेक्टर डाले, मुझे एरर दे देगा, प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 5 कैरेक्टर्स और मोर, यू आर currently यूजिंग 3 कैरेक्टर्स। ये मुझे बता रहा है कि भाई इसमें 5 कैरेक्टर या उससे ज्यादा लिखो, अभी आपने प्रोवाइड किए 3। तो ये जो वैलिडेशन हो रही है, ये वैलिडेशन HTML के थ्रू प्रोवाइडेड है हमें, पर ये सारी वैलिडेशन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये बात आप माइंड में रखें, पर ये कुछ वैलिडेशन HTML ने हमें प्रोवाइड कर दी है ताकि हम जावास्क्रिप्ट पे हमें हमें माथामारी नहीं करना पड़े, ठीक है। तो मिन लेंथ 5 है, मैक्स लेंथ 10 है। अब देखना, अब मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा, मतलब इसको कर दिया मैंने 5 कैरेक्टर तक। अब सबमिट करूंगा, सबमिट हो जाएगा। अभी इसने कोई भी मुझे एरर नहीं दिया क्योंकि मैंने इसकी कंडीशन को पूरा किया। इसकी कंडीशन क्या थी कि 5 कैरेक्टर मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 10। अभी मैं क्या करता हूँ, 10 से ज्यादा कर लेता हूँ कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 हो गए। अब मैं 11वां लगा देता हूँ सी। यहाँ पर मैंने 11वां करेक्टर भी लगा दिया, पर ये मुझे जाने नहीं दे रहा। देखो 10 से ये ज्यादा मुझे करने नहीं दे रहा, मैं 10 से ज्यादा लिख ही नहीं पा रहा हूँ। मैक्स लेंथ देखो मुझे 10 से ज्यादा लिखने ही नहीं दे रहा। मैं सबमिट करूंगा, मेरा डाटा सबमिट हो जाएगा। मतलब ये मुझे रोक रहा है कि आप 10 से ज्यादा करेक्टर लिख ही नहीं सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अब ये 0 आ ही नहीं रहा, क्योंकि 10 यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। तो ये मिन और मिन लेंथ और मैक्स लेंथ हो गए। ये भी HTML में प्रोवाइड किए वैलिडेशन के लिए। एक रिक्वायर्ड है, मिन लेंथ है, मैक्स लेंथ है। इसके अलावा भी और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं भाई। तो जितने काम किए हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, वरना इस पे एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं, हमें सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो रिक्वायर्ड है, मिल लेंथ है, मैक्स लेंथ है। इसके अलावा एक और है रीड ओनली। अब रीड ओनली का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। रीड ओनली का मतलब ये कि आप जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है पहले से, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है रीड ओनली का। अगर मैं इस पे रीड ओनली लगा दूं और इसको रिफ्रेश करूं, मैं इसको सेव करूं तो रिफ्रेश हो गया। अब मैं इस पे कुछ लिख नहीं पाऊंगा। ये देखो रीड ओनली का क्या मतलब है कि आप सिर्फ इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आप इसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं रीड ओनली हटा दूं, रीड ओनली में हटा दूं यहाँ से, और यहाँ पर टेक्स्ट लिखूं मैं, हमें सेव करना पड़ेगा मुझे। सेव किया, आप देखना मैं इस पे लिख पा रहा हूँ ना, ये मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने लिख पा रहा हूँ और उसको मैं कट भी कर पा रहा हूँ, रिमूव भी कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रीड ओनली लगा दूंगा तो मैं सिर्फ इसको देख सकूंगा, पढ़ सकूंगा। ठीक है, मैं यहाँ कुछ लिख नहीं सकता। अब यहाँ कुछ है ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको कुछ दिखाना है, यूजर को बाय डिफॉल्ट कुछ दिखाना है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं वैल्यू का। मैंने लिखा जीत कुमार। अब जैसे इसको मैं सेव करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी जीत कुमार के नाम से। सेव किया, ये देखो जीत कुमार आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर इसको एडिट नहीं कर पा रहा। क्यों एडिट नहीं कर पा रहा? क्योंकि मैंने रीड ओनली की वैलिडेशन लगाई हुई है। अगर इसको हटा दूं मैं और उसको सेव करूं, अब देखना मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, अपनी कोई वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट हमें HTML ने प्रोवाइड किए हुए हैं। किसके एट्रीब्यूट है? ये एट्रीब्यूट्स है टाइप, जो है ना, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट के। ये देख रहे हो, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट के लिए यूज होते हैं ये। टेक्स्ट हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो हो गया, वगैरह वगैरह। रीड ओनली हमने देख लिया। इसके बाद डिसेबल्ड भी एक है। ठीक है, डिसेबल्ड भी एक है। डिसेबल्ड का मतलब ये है कि आप उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते हो। डिसेबल्ड, डिसेबल किया, इसको सेव किया, ये देखो बिल्कुल ही बंद हो गया। देख रहे हो, डिसेबल का ये मतलब है। अगर मैं बटन पे डिसेबल लगा दूं, बटन पे डिसेबल लगा दूं, उसको सेव करूं, तो बटन में मैं क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा। ये देखो क्लिक ही नहीं कर पा रहा, मतलब बटन समझो गायब हो गया है मेरे सामने से। तो डिसेबल का भी एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है? वैलिडेशन के एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, फिर हम आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे टाइप के बारे में, टाइप एट्रीब्यूट के बारे जी में। सर, क्लियर। टाइप का एट्रीब्यूट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा मैजिक जो आप देख रहे हो ना, जो फॉर्म के अंदर हम देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स देखते हैं, चेक बॉक्स देखते हैं, रेडियो देखते हैं, वो जादू की छड़ी टाइप है। वो जादू कौन कर रहा है? वो टाइप कर रहा है। टाइप का जो एट्रीब्यूट है वो सारा जादू कर रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल फॉर्म भी आप लोगों के लिए बनाया था, ये बना हुआ है। इसको मैं अगर पढ़ा करूं, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ फील्ड्स बनी हुई है। ठीक है, कुछ फील्ड्स बनी हुई है। यूजर नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पासवर्ड के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, यानी कि नाम है पर्टिकुलर। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या कहलाता है? ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये एक नंबर का बॉक्स कहलाता है। दिस इज कॉल्ड नंबर। इसके अंदर आप नंबर के अलावा कुछ नहीं लिख सकते हो। देखते हो, इसके अंदर आप नंबर के सिवा कुछ भी नहीं लिख सकते हो। इसको कहते हैं नंबर का टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है। इसके बाद इसको कहते हैं चेक बॉक्स। देख रहे हो, जिसमें हम चेक लगा सकते हैं। ये इसको कहते हैं रेडियो। इसको हम कहते हैं रेडियो बटन। इसको हम कहते हैं रेडियो का एलिमेंट, सॉरी बटन नहीं, बटन इसको कहते हैं। ये कहलाता है रेडियो, ये कहलाता है चेक बॉक्स। अब रेडियो और चेक बॉक्स में क्या फर्क है? रेडियो और चेक बॉक्स में ये फर्क है, रेडियो में आप एक ही
चीज को सेलेक्ट कर सकते हो, या तो मेल या तो फीमेल। ये मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो रेडियो की वैल्यू, पर उसके अंदर आप जो है एक ही वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। ये बात आप याद रखें। पर चेक बॉक्स में आपने देखा होगा मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट कर रहे होते हो। अगर यहाँ लैंग्वेज का बना होता कि इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, चाइनीज, तो आप इंग्लिश और उर्दू को लाजमी चेक कर दे, क्योंकि आपको वो जबानें आती है, तो वो चेक बॉक्स वहां यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों में यही फर्क है। इसके बाद एक बर्थ डेट का बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें कैलेंडर टाइप बना हुआ आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कंट्री का एक सेलेक्ट, इसको हम कहते हैं सेलेक्ट, इसमें ये ड्रॉप डाउन बन के आ जाता है हमारे पास। इसके बाद ये डेटा लिस्ट, इसको कहते हैं डेटा लिस्ट, ये भी सेलेक्ट की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये भी सेलेक्ट की तरह ही काम कर देता है, पर ये थोड़ा अलग है उससे। इसके बाद इसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का मैंने बताया था कि आप इसको मल्टी लाइन कर सकते हो, पर जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पे आप मल्टी लाइन नहीं कर सकते हो। देख रहे हो, मैं मल्टी लाइन नहीं कर सकता, इसको मल्टीपल लाइन पे नहीं लेके जा सकता, पर यहाँ पर देखो मैं मल्टीपल लाइन पे जा रहा हूँ, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ठीक है, और इसके बाद ये कुछ बटन दिए हुए हैं, जैसे कि रिसेट करूंगा तो क्या होगा कि ये सारी जो फील्ड्स मैंने भरी है ये खाली हो जाएंगी। रिसेट किया, ये देखो सारी खाली होगी। सबमिट किया तो ये डेटा चले जाएगा सर्वर के साइड पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप के बारे में। ये सारा जादू जो हो रहा है वो टाइप की वजह से हो रहा है। अब हम टाइप को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैलिडेशन देख लिया हमने, फॉर्म एलिमेंट देख लिया, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है। अब ये नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। अभी हम टाइप एट्रीब्यूट को देख रहे हैं। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट को देख रहे हैं। टाइप एट्रीब्यूट क्या वाला है, इसको हम देखते हैं। इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, इस पूरे फॉर्म को ही मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि हम नया फॉर्म बना के नए सिरे से काम करें। और आप एक बात याद रखें, आप एक पेज पे मल्टीपल फॉर्म भी बना सकते हो। ठीक है, एक पेज के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स भी बना सकते, ये अलाउड है। ठीक है, फॉर्म बनाने तो सबसे पहले हमें उसके पेरेंट कंटेनर को बुलाना होगा, जो कि है फॉर्म। फॉर्म मैंने क्लिक किया, एक्शन को भी हटा दे, एक्शन का मैं समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर्म कंटेनर बना लिया। अब थोड़ा मुझे खूबसूरत चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए फील्ड सेट यूज करूंगा, ताकि खूबसूरत तरीके से दिखे मुझे एक डब्बे के अंदर। क्योंकि फील्ड सेट ग्रुप करने के लिए काम आता है रिलेटेड इनपुट एलिमेंट्स को, फॉर्म के एलिमेंट्स को, सॉरी इनपुट नहीं, फॉर्म के एलिमेंट्स को। अब फॉर्म में सेलेक्ट भी आता है, टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया भी आता है, पर ज्यादातर इनपुट यूज होता है, इसलिए मैंने बोला कि इनपुट एलिमेंट। ठीक है, और करेक्ट वर्ड क्या होगा इसके लिए, फॉर्म के एलिमेंट्स। फील्ड सेट बना लिया मैंने। फील्ड सेट मैंने जैसे ही बनाया, मेरे पास एक डब्बा बन के आ गया खूबसूरत सा। अब यहाँ पर मुझे एक टाइटल देना है उसको, उस पूरे ग्रुप को एक टाइटल देना है, तो मैं इसको टाइटल दूंगा लेजेंड के थ्रू। अब लेजेंड से बाद बना के देते हैं इसको, लेजेंड के बगैर बना के देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा यूजर डेटा, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको मैंने पी टेक के अंदर रख सर देता आपने हूँ। नेम एट्रीब्यूट कर लिया? नहीं, वो नहीं किया अभी, वो करूंगा। ठीक है, सही है। मैंने ये किया, देखो ये यहाँ पर शो कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस जगह पे। तो यहाँ पर अगर आपको लाना है इस जगह पे, तो आप उसके लिए यूज करोगे लेजेंड का। लेजेंड इसके लिए यूज होता है, यूजर रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, तो आप देखना ये यहाँ पर आ जाएगा, देखा। तो ये फील्ड सेट और लेजेंड दोनों एक साथ ही काम करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ये अलग अलग काम नहीं करेंगे। लेजेंड फील्ड सेट के बगैर काम नहीं करेगा, ये इसका अपना एलिमेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि सर इनपुट को फील्ड आप फॉर्म सेट के के, बगैर काम करता है? क्या चीज, सर मतलब फील्ड सेट लेजेंड के बगैर काम करता है? हाँ काम करता है। अगर फील्ड सेट के अंदर लेजेंड नहीं लिखो, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है ना, चाइल्ड पेरेंट पे डिपेंडेंट है, तो ये बात आप याद रखें। अब इनपुट जो है ना, इनपुट जो है वो, उसको आप इसके बाहर भी लिख सकते हो, इसके बाहर भी लिख सकते हो, अलाउड है।
पर कन्वेंशन क्या कहती है भाई, कन्वेंशन ये कहती है इसको आप इसके बाहर यूज ना करो, या तो फील्ड सेट के अंदर यूज करो या तो फॉर्म के अंदर यूज करो। हम क्या करें, फील्ड सेट के अंदर यूज करें, क्योंकि फील्ड सेट क्या है, फॉर्म का ही बच्चा है, तो इनडायरेक्टली बच्चा किसका, फॉर्म का ही हुआ, ग्रैंड चाइल्ड हुआ उसका। मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब जैसे सेव किया, जैसे मैंने सेव किया तो ये यहाँ पर आ गया मेरे पास अंदर। पर अब आप देखो कि ये जो डब्बा बन के मेरे पास आया है टेक्स्ट बॉक्स, ये है किसके लिए, यूजर को कैसे पता चलेगा, यूजर को कैसे पता चलेगा कि भाई यार इस पे क्या इनपुट करना है, आप बताओगे ना उसको। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल खोलूं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। अब मुझे पता लग रहा है कि यार यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर लास्ट नेम डालना है, तो हमें यूजर को बताना पड़ेगा, यूजर को बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए हम यूज करते हैं लेबल का, एक लेबल टैग आता है, लेबल टैग, ठीक है। ये फोर को भी हटा देता हूं मैं। ये लेबल टैग क्या करता है, लेबल उसको उसके साथ कनेक्ट करता है, उसके इनपुट टैग के साथ। मतलब ये जो फील्ड है ना, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन के आया है, ये इसको इसके साथ कनेक्ट करेगा, फर्स्ट फर्स्ट नेम के साथ, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लिखा और यहाँ कॉलन लगा दिया और सेव किया। देखना ये देखो, ये इसके सामने आ गया। तो लेबल इसके लिए यूज करते हैं। अब लेबल का एक और भी फायदा है, आप इसको प्री टेक के अंदर भी लिख सकते हो, या HTML का एक और एलिमेंट है स्पेन टेक के अंदर भी लिख सकते हो। स्पेन के इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर पी अगर यहाँ पर यूज करता तो क्या होता कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाता, क्योंकि पी एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये देखो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, तो मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं यहाँ पर स्पेन टेक का यूज करूंगा। अब स्पेन टेक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्पेन टेप ये सारी चीजें भी रहती है हमारी, ठीक है। स्पेन टेक का यूज किया तो ये एक ही लाइन में आ गया, क्योंकि स्पेन एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, कौन बताएगा, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। सर जो लाइन ब्रेक नहीं करती। लाइन ब्रेक नहीं करती, ये सही जवाब नहीं है। सर जिसको इसका सही जवाब कौन जितनी देगा, जगह सर जितनी जगह की जरूरत होती है उतनी ही लेता है। जबरदस्त। मतलब जितनी जगह उसको चाहिए, जैसे कि पी एलिमेंट पूरी विड्थ ले रहा था, ये पूरी विड्थ ले लेता है, इसको जितनी जगह चाहिए उतनी ही ले रहा है, ठीक है। अब इस पेन में बन तो गया वही रिजल्ट दे रहा है जो लेबल पे दे रहा था, पर इसका लेबल का एक फायदा है, ठीक है। लेबल का ये फायदा है कि इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, फर्स्ट नेम पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ये चमक जाएगा, जैसे अभी चमका हुआ है। अब इसको चमकाने के लिए मुझे इसको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ा है। इसको चमकाने के लिए ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये लाने के लिए ये मुझे इस पे मैनुअली जाके इस पे क्लिक करना पड़ा है, तब जाके हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि यार जब फर्स्ट नेम पे क्लिक करूं, फर्स्ट नेम पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये चमक जाए। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल में दिखाऊं, यहाँ पर देखो, मैंने फर्स्ट नेम पे क्लिक किया तो देखना नीचे चमक जाएगा, ये देखो, ये देख रहे हो कर्सर आ गया यहाँ पर। और लास्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, लास्ट नेम पे जैसे ही क्लिक किया तो ये लास्ट नेम पे देखो ब्लिंक आ गया। मैंने इसके अंदर क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके लास्ट नेम पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लिंक आ गया। तो ये चीज लाने के लिए हम यूज करते हैं लेबल टेक का। और लेबल टेक का एक और फायदा है कि भाई ये स्क्रीन रीडर्स के लिए भी बड़ा काम में आता है। इसको हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या है, कौन बताएगा, व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी। पर जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए ये हेल्प करती है। मतलब कैसे हेल्प करती है वो पूछना चाहता हूँ। पर अगर कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए वो रीडिंग का काम कर लेगी। स्क्रीन रीडर जो होते हैं ना, वो उसको पढ़ के सुनाते हैं कि भाई ये जो डब्बा है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, वो किस लिए है। अगर मैंने यहाँ स्पेन लिखा हुआ है तो उसको सही से पढ़ नहीं पाएगा, स्क्रीन रीडर्स को सही से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि स्पेन का कुछ और मतलब है। लेबल का मतलब ही वही है। लेबल का मतलब क्या है कि वो बताता है कि भाई ये इनपुट टेक है किस बारे में। अब मैंने लेबल बना दिया इसको, तो जब स्क्रीन रीडर्स को पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि इसके सामने एक इसका इनपुट डब्बा भी, अगर लेबल है तो उसका डब्बा भी बना होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी काम आता है। अब ये चीज लाने के लिए अभी भी वो चीज नहीं आई है। देखे, मैंने लेबल तो लगा दिया है, लेबल मैंने लगा दिया है, पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, अभी तक वो चीज नहीं आ रही है। तो उस चीज को लाने के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज होता है फॉर का। फॉर का एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पर हम क्या लिखते हैं, उसकी वैल्यू होती है इसकी आईडी, इस इनपुट टैग की आईडी। मैं यहाँ लिखूंगा आईडी और इसको लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। अब यही सेम आईडी मुझे फॉर में देनी पड़ेगी। फॉर में दी, आप देखना
अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये देखना ये चमक गया। अब इसको पता लग गया कि भाई यार मुझे किसको ऐड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसकी आईडी दे दी है, ठीक है ना, मैंने इसका पता दे दिया है उस बंदे को, मैंने इस लेबल को इसका पता दे दिया, आईडी क्या है उसका पता है कि भाई अगर इस पे क्लिक हो तो ये इसी को ही ऐड करना चाहिए, ठीक है, ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बीआर टैग यूज करूंगा। बीआर टैग में यहाँ पर क्यों यूज कर रहा हूँ, कौन बताएगा? बीआर टैग यहाँ पर क्यों यूज कर रहा हूँ? सर लाइन ब्रेक करने के लिए, दूसरी लाइन वो में आ तो जाए वो। वो तो है, पर क्यों, वाई? टेक्स्ट एरिया साथ साथ आएंगे। अगर मैं नहीं लगाऊं ना, टेक्स्ट अगर कुर्सी मैं के हटा लिए। दूं इसको हटा दूं और ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूं, तो देखना ये साथ साथ आ जाएंगे, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स है, तो इन पे स्पेस लाने के लिए मैंने क्या किया, ब्रेक लाइन लगा दी, ये देखो आ गया। अभी मैं यहाँ पर इसकी सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ से कर दूंगा लास्ट नेम कर दिया, ठीक है। और अभी आपको जो है मैं इसके जो है ना फॉर अभी चेंज नहीं करता हूँ मैं, मैंने क्या किया इस पे क्लिक किया लास्ट नेम पे, तो ये देखो इसी को ही वो शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि मैंने उसकी आईडी फर्स्ट नेम वाली दी हुई है, इस लेबल को भी मैंने फर्स्ट नेम वाली आईडी दी हुई है, इस वजह से ये उसी उस पे क्लिक लास्ट नेम पे क्लिक करने पे हमें फर्स्ट नेम वाला डब्बा वो चमका के दे रहा है। इसको कहते हैं फोकस करना, ठीक है, ये फोकस स्टेट इसको कहते हैं। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये क्या चला गया, ये चमक रहा है, और जो ब्लिंक कर रहा है इसको कहते हैं फोकस स्टेट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? फोकस स्टेट। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो ये देखो ये फोकस हो गया, इसका नाम है फोकस, मतलब फोकस करना। इस पे क्लिक किया तो ये इस पे फोकस कर रहा है, क्योंकि मैंने उसकी आईडी दी हुई है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसकी आईडी चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा लास्ट नेम, और यहाँ से भी इसकी आईडी चेंज करूंगा। अब आपका एक सवाल होगा कि यार इसकी भी तो आईडी फर्स्ट नेम थी ना, फिर इसने इसको क्यों चूज किया? वो इस वजह से क्योंकि आईडी जो थी वो एक एलिमेंट के लिए एक ही होती है। एचटीएमएल अपना कोड जो है ना वो टॉप टू बॉटम पढ़ता है, उसका कंपाइलर जो है टॉप टू बॉटम कोड को पढ़ते हुए आता है। तो उसने पढ़ा होगा इसको, सबसे पहले इसने इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, इसको फर्स्ट नेम जो है आईडी इसकी मिल गई। अब ये इसको नहीं देखेगा कि इसकी आईडी फर्स्ट नेम है भी, तो उसको मानेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम कर दूं, यहाँ पर फर्स्ट नेम करूं, ठीक है, मैं लास्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, पर आईडी दोनों की सेम है, पर ये किसके पास जा रहा है, ये जा रहा है इसके पास, क्योंकि ये आईडी अब इसको मिल चुकी है। कंपाइलर इसको आईडी वो नहीं देगा, कंपाइलर ये आईडी इसको नहीं देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इस पे शाइन नहीं कर रहा है, इस पे फोकस नहीं कर रहा है, ये फोकस कर रहा है ऊपर वाले पे, क्योंकि आईडी जो है कंपाइलर ने सबसे पहले इसकी पढ़ ली है, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ दोबारा लास्ट नेम, और यहाँ से भी इसको लास्ट नेम कर दूंगा, लास्ट नेम किया। अब देखना इस पे मैं करूंगा तो इस पे फोकस हो गया, इस पे किया तो इस पे फोकस हो गया। अच्छा, इसमें एक एट्रीब्यूट भी आता है फोकस का। अभी आप देखो, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, तो उस पे ऑटो फोकस नहीं आ रहा है, तो ऑटो फोकस लाना है तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हम लगाते हैं। किसी भी एलिमेंट पे आपको फोकस लाना है इनपुट के, तो आप यूज करते हो फोकस का। ऑन फोकस है या फोकस है, आई थिंक फोकस ही है, आई थिंक ऑन फोकस है या फोकस, क्या था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ऑन फोकस, यार अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट देख के बताता हूँ। ऑटो फोकस। क्या चीज? ऑटो है सर। इसमें देख लेते हैं, एक मिनट, इसके अंदर होगा शायद। हाँ ऑटो फोकस, ये रहेगा ऑटो फोकस, सॉरी, ऑटो फोकस है। अब ऑटो फोकस लगाने से होगा क्या, अभी देखना। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखो दोनों पे फोकस नहीं है। अब मैंने एक पे फोकस लगा दिया, मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखो सेव किया और रिफ्रेश किया, ये देखो खुद ब खुद ऑटोमेटिक फोकस हो गया। तो उसके लिए हम ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं ऑटो फोकस, कि अगर आपको पेज लोड होते हुए किसी पे फोकस लाना है तो आप उसके लिए यूज कर लो ऑटो फोकस, ठीक है।
अब आप एक चीज नोट करोगे कि यार इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑटो फोकस इसके आगे, जैसे ये एट्रीब्यूट हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, इक्वल टू करके इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, इसकी मनी लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं ऑन, तब भी ये काम करेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये अगर आप नहीं लिखो ना तो ये ऑन ही होता है। अगर आप इसको सिर्फ ऑटो फोकस लिख दो तो ये समझ जाएगा कि भाई ये फोकस करने को मुझे बोल रहा है। ये बहुत ही स्मार्ट एचटीएमएल ना, तो मैं इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ऑटो फोकस इस पे आ गया। ठीक है, तो अभी लेवल भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी आते हैं इस पे, हमारा जो मेन मुद्दा है मेन मुद्दा है हमारा, वो है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट, ये सारा जादू जो है वो करने वाला है टाइप। ये डब्बा जो आ रहा है हमारे पास, ये कैसे आ रहा है? ये डब्बा बन के आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? ये इसकी वजह से आ रहा है, टाइप इसके एट्रीब्यूट की वजह से। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट अगर आप इनपुट सिर्फ इनपुट एलिमेंट बनाओ, आप सिर्फ इनपुट एलिमेंट बनाओ और उस पर टाइप टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखो, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट ही होता है। ये देखो बन के आ गया मेरे पास, मैंने इस पर टाइप दी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने समझ लिया भाई इसकी टाइप टेक्स्ट होगी। अगर आप कुछ भी नहीं देते हो टाइप में, तो टाइप इज इक्वल टू वो टेक्स्ट कंसीडर करता है। समझ में आ रही बात? ये चीज समझ में आ रही है? ये बाय डिफॉल्ट जो है ब्राउजर इसको टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर देता है। इसकी टाइप की जो वैल्यू है उसको वो टेक्स्ट कर देता है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि यार इसकी टाइप जो है वो अगर टेक्स्ट भी हो तो आप टेक्स्ट लिखो। ये कन्वेंशन है कि यार आप उसको ऐसे नहीं छोड़ो, ये अच्छा नहीं लग रहा। देखो, तो अगर आपको टाइप टेक्स्ट भी बनाना है तो आप टाइप टेक्स्ट लिखो। बाय डिफॉल्ट तो आपको दे देगा, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, पर आप लिखो। अब मैं चाह रहा हूँ यार मुझे एज चाहिए यूजर की। मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, br और उसको कॉपी किया, इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यूजर की एज। अब यूजर की एज तो नंबर होती है, यूजर की एज क्या होती है? नंबर होती है। तो नंबर के लिए मुझे टेक्स्ट इनपुट तो नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा यहाँ से टाइप इज इक्वल टू नंबर कर दूंगा। मैंने क्या बोला था कि भाई सारा जादू ही टाइप, इस टाइप एट्रीब्यूट का है। यहाँ पर जो भी लिखूंगा ना मैं, यहाँ पर जो चीज भी लिखूंगा वो चीज मुझे वहां पर शो होगी। जैसे नंबर लिखा, ये देखो बॉक्स भी छोटा हो गया और यहाँ पर ये चीज भी आ गई, एक अप डाउन एरो आ गया। पर आप यहाँ पर नोट करो वो अप डाउन एरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नंबर का है कि यहाँ पर यूजर जो है ना क्लिक करके नंबर को चेंज कर सकता है। यहाँ पर क्लिक करके, जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नंबर टाइप की खासियत है। जैसे कि डायमंड है, डायमंड है, ठीक है, और एक चीज होती है ग्रेफाइट। एक चीज होती है डायमंड, एक चीज होती है ग्रेफाइट। पर वो बने किस चीज से होते हैं? कोई बताएगा मुझे? डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों किस चीज से बने हुए होते हैं? अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो, आई नो सर, ये काफी लोगों का कार्बन ये फेवरेट कार्बन के सब्जेक्ट बने नहीं होगा। ये कार्बन के एलोट्रोप्स, पता नहीं क्या यार बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा। मैंने केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती थी बहरहाल। तो ये आइसोटोप। एल्ट्रोप्स, आइसोटोप नहीं एल्ट्रोप्स। एक चीज होती है आइसोटोप, एक होती है एल्ट्रोप्स। ये एल्ट्रोप है। अब मैं इसके शायद सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं लिखूं कार्बन एल्ट्रोप्स, हाँ एलोट्रोप्स इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर भी आ गया है कि ग्राफाइट एंड डायमंड्स आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन अदर कार्बन एलोट्रोप्स इंक्लूडिंग ग्रेफिन। मतलब बहुत सारी चीजें। कहने का मकसद ये है कि ये दोनों चीजें बनी किसके भी है? कार्बन, एक कार्बन एलिमेंट आता है हमारे एनवायरनमेंट में, उससे ये दोनों चीजें बनी हुई है। पर है तो वही चीज ना। उसी तरह टाइप क्या है? टाइप वही रह रही है, पर उसकी एल्ट्रोपी चेंज हो रही है। आप ऐसा समझे, यहाँ मैंने टेक्स्ट कर दिया तो टेक्स्ट बन के आ गया। अगर मैं यहाँ ग्रेफाइट करूँ तो जो पेंसिल में हम ग्रेफाइट यूज करते हैं, ग्रेफाइट इसको जो पेंसिल के अंदर यूज कर रहे हैं, जो लिख रहे होते हैं ना, वो ग्रेफाइट होती है। वो भी कार्बन से बनती है, डायमंड भी कार्बन से बनता है। ठीक है, उसी तरह टाइप जो है ना, अगर आप यहाँ टेक्स्ट लिख दोगे तो आपके पास ये टेक्स्ट वाला डब्बा बन के आ जाएगा। अगर आप नंबर लिखोगे तो नंबर वाला ऐसा कुछ डब्बा बनता है जिसपे आप नंबर लिखते हो। ठीक है, इस पे ये एरो आ गया। अगर आप जो है इसके अंदर रेडियो लिख दो, रेडियो मैंने क्या बताया था, वो छोटा सा गोल दायरा बन के, आप देखना ये इतना बड़ा डब्बा इतने छोटे से गोल दायरे में बदल जाएगा। सेव किया, ये देखो गोल दायरा बन गया। तो ये क्या है? ये जादू कौन कर रहा है? ये टाइप का एट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि टाइप का एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैजिक ही सारा यही कर रहा है।
अगर आप टाइप का एट्रीब्यूट दे दे तो बाय डिफॉल्ट ये समझ जाएगा ये टेक्स्ट की बात कर रहा है। ये देखो बाय डिफॉल्ट इसने समझ लिया कि टेक्स्ट की बात कर रहा है। अब मैंने टाइप्स को बताइए कि भाई मुझे टाइप चाहिए नंबर, टाइप चाहिए नंबर, ठीक है। नंबर किया तो ये नंबर का डब्बा मेरे पास बन के आ गया। एक मिनट, कोई मिस्टेक हो गई शायद, ठीक है। नंबर का डब्बा मेरे पास बन के आ गया। अब इसके अंदर नंबर के अलावा मैं कुछ नहीं देख सकता कि देखो नंबर के अलावा मुझे ये कुछ एंटर नहीं करने दे रहा क्योंकि ये नंबर का डब्बा है, ठीक है। बाकी टेक्स्ट के डब्बे में आप नंबर भी लिख सकते हो, सारी चीजें लिख सकते हो, पर इसके डब्बे के अंदर आप नंबर के डब्बे में सिर्फ नंबर आएगा। और एक अल्फाबेट आप इसके अंदर लगा सकते हो, वो है ई। ई के अलावा आप कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा सकते हो। ई दिखाता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को। अगर किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो वो समझ जाएगा। हाँ भाई, कोई है मैथमेटिक्स वाला जो बता सके कि एक्सपोनेंट क्या होता है? लगता है सारे मेरी तरह मेडिकल वाले हैं है कोई मैथमेटिक्स वाला? सर मेरे ख्याल से वो एक्सपोनेंट हम जो है ना पावर के लिए यूज करते हैं, ऐसा कुछ होता है। हाँ शायद, मुझे भी नहीं पता। बहरहाल ये आप इसके अंदर एक अल्फाबेट यूज कर सकते हो जो कि ये एक्सपोनेंट को दिखाता है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट भी आते हैं नंबर टाइप के साथ, कुछ और एट्रीब्यूट आते हैं जैसे कि मिन हो गया। मिन, मिन इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 1, मैक्स इज इक्वल टू यहाँ लिखूंगा 5। अब इसका मतलब ये है कि भाई आप वैल्यू जो है ना, अभी देखो डब्बा भी छोटा हो गया क्योंकि मैंने इसकी मिन और मैक्स बता दिया अभी। अब मिन और मैक्स का फायदा ये है कि आप 1 से नीचे नहीं लिख सकते हो, 5 से ऊपर नहीं लिख सकते कोई वैल्यू। अब देखो मैं 1 से नीचे जाऊंगा तो ये 1 से नीचे मुझे जाने ही नहीं दे रहा, और 5 से ऊपर जाके देखते हैं नहीं जाने दे रहा, 5 पे रुक गया ये। तो ये मिन और मैक्स एट्रीब्यूट इसके साथ नंबर टाइप के साथ यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है, एज का डब्बा भी मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए जेंडर का, अब मुझे चाहिए जेंडर का डब्बा, और यहाँ से मुझे इसकी आईडी भी चेंज करनी है। तो एज, क्योंकि 4 पे मैंने एज दिया हुआ है। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट भी आता है इन सबके अंदर, नेम, नेम का, वो हम नेम का भी पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज का डब्बा हमारे पास आ चुका है। अभी मैं डालता हूँ रेडियो बटन, जिसके लिए हम जेंडर, जेंडर के लिए यूज करेंगे वो। मैं लिखते हैं जेंडर, जेंडर, और यहाँ से मैं 4 पे हटा देता हूँ। ठीक है, 4 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं चाहिए मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। और यहाँ से मैंने कर दिया इसको रेडियो, तो जेंडर मुझे रेडियो में चाहिए, तुमने सेव किया। ये मिन मैक्स हटाना पड़ेगा, ये इसके साथ काम नहीं करेंगे मिन मैक्स। तो मैं देता हूँ सबसे पहले, ये क्या काम नहीं कर रहा? हाँ ये देखो गोल दायरा बन के आ गया मेरे पास। अब इसके लिए मैं पहले एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ, लेबल, सॉरी। लेबल क्यों बनाना पड़ेगा मुझे? क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा ये जो रेडियो बटन है वो मैंने किसके लिए बनाया है, वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना। लेबल, लेबल बनाया, और फॉर में लिख देता हूँ यहाँ पर मेल, और यहाँ पर लिख दूंगा मेल, और आईडी इसको दे दूंगा मेल। ठीक है, अब जैसे इसको सेव करूंगा ये देखो, अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि यार इस पे क्लिक करने पे मेल की वैल्यू सिलेक्ट होगी, मेल सेलेक्ट हो रहा है इस पे क्लिक करने पे। ठीक है, अब उसी तरह मुझे फीमेल के लिए चाहिए, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर जाके पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये देखो आ गया। और यहाँ पर मैं बस इसका नाम चेंज कर दूंगा, और फिर जाके फीमेल लिख दूंगा। यहाँ पर आईडी में भी जाके फीमेल लिख दूंगा, ताकि उस पर अगर मेल पे क्लिक करूँ तो ये फिल हो जाए, इस पे क्लिक करूँ तो ये फिल हो जाए। अब मेल पे क्लिक करूँ तो ये फिल हो जाए, दोनों सही काम कर रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम आ गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई इंसान या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। यहाँ एक और कैटेगरी भी आती है जिसको कहते हैं अदर। यहाँ पर अगर इसके फॉर्म को मैं चेंज करता हूँ, अदर, आईडी भी अदर कर देता हूँ, और यहाँ से भी चेंज कर देता हूँ, अदर कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मुझे आप बताओ, वो आप लोग बताओ क्या दिख रही है आपको प्रॉब्लम, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या दिख रही है, आप लोग बताओगे मुझे। सर ये जो रेडियो है हमारे पास, ये तीनों पे आ गई सर। तीनों पे आ गया है, और कोई? इसको एक तो चेक करना चाहिए।
हाँ, प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास कि भाई ये मैं सारे सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर इंसान तो या तो मेल होगा, या तो फीमेल होगा, या तो अदर कैटेगरी होगी। ये तीनों तो नहीं हो सकते ना। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं यूज करूंगा नेम एट्रीब्यूट का। वो जो बता रहा था ना, नेम का, वो उसका यूज करेंगे। ठीक है, एक तो नेम यहाँ पर यूज होता है, दूसरा होता है सर्वर के लिए। जब हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए भी हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, इसलिए नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं नेम। अगर मुझे सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है सबको सेम सेम नेम दूंगा। सबको मुझे सेम नेम देना पड़ेगा, तब जाके ये एक को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखना, इसको भी मुझे नेम इज टू जेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, फीमेल मेल अदर फीमेल। देखो अब सिर्फ एक पे ही आ रहा है। मेल पे क्लिक किया तो अदर सेट के मेल पे आ गया, फीमेल पे क्लिक करूंगा तो मेल सेट के फीमेल पे आ जाएगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अब इसको नेम इसका सेम कर दिया है। ठीक है, तो ये सिर्फ रेडियो बटन पे आपको नेम सेम रखना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, रेडियो बटन पे आप जो है नेम सेम रखोगे, वरना नेम जो होता है वो किसी भी इनपुट एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। एक तो आईडी है, ठीक है, आईडी हम जावास्क्रिप्ट वगैरह के लिए यूज करते हैं। ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। नेम भी यूनिकली आइडेंटिफाई यूज करने के लिए होता है। पर इसमें आप ये चीज देखें ना कि आप इन जेंडर में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकती हो, या तो मेल, या तो फीमेल, या तो अदर। ठीक है, मेल या तो फीमेल या तो अदर। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको, क्योंकि डेटा हमारा एक ही जाएगा, या तो मेल जाएगा, या तो फीमेल जाएगा, या अदर जाएगा। तो इसलिए मैंने सबको एक जैसा नाम दे दिया है, क्योंकि मुझे एक ही डेटा भेजना है। तो फर्क नहीं पड़ता कि नाम सेम हो या ना हो, नाम सेम होने चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो ये नेम की वजह से हो रहा है। ओके, इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स में आप मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लैंग्वेज का बनाऊं, अच्छा आप लोग थक तो नहीं गए हो ना? हाँ भाई, समझ में आ रही नो चीजें? सर। जी नहीं सर, थक नहीं रहे। जी, मोहसिन, मंसूर, खिताब, खिजरा, फिजा, आप लोग बताएं, अपना स्टेटस बताएं। थक तो नहीं गए नहीं हो? सर, ये नहीं क्योंकि सर। आगे भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि नेम के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। नेम का जो एट्रीब्यूट है वो सर्वर पे डेटा हमारा जाता कैसे है, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी बना के रखी हुई है, ये वाली। वो भी आपको समझानी है। ठीक है, तो इसलिए अभी एक्टिव रहे। ये कुछ कुछ और चीजें मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद मैं उस पर जाऊंगा। ठीक है, अभी लैंग्वेज के लिए मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो लैंग्वेज मैं यहाँ कर देता हूँ, और भी मैं लिख देता हूँ उर्दू। उर्दू यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ इसमें। और इसकी अब टाइप में चेंज कर दूंगा, क्योंकि सारा जादू कौन कर रहा है? टाइप कर रहा है। चेक बॉक्स कर दूंगा। तो चेक बॉक्स जैसे किया है, देखो ये चेक बॉक्स में बदल गया रेडियो से। और मेरे आईडी चेंज करनी पड़ेगी मुझे, और उसका नेम भी मैं उर्दू रख देता हूँ। ठीक है, भी ये यूनिकली मुझे दिखाने हैं। क्योंकि ये मल्टीपल चीजें जा रही, तो मैं यूनिकली इसको दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने इसको नाम भी सेम आईडी की तरह ही दे दिया है। ईमेल, इसकी जगह मैं लिखता हूँ इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए हम इसका यूज करते हैं चेक बॉक्स में, इंग्लिश। और टाइप इज इक्वल टू कर दूंगा चेक बॉक्स इंग्लिश, और नेम कर दूंगा इंग्लिश। यहाँ से इसको कर देते हैं चाइनीज। तो इसी फील्ड भी तो होनी चाहिए ना, जो आप सिलेक्ट ना करो। चाइनीज तो आयो किसी को नहीं आती हुई यहाँ पर, इसलिए मैंने चाइनीज का सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है। आगे आप एक खाली तो छोड़ो, तो आपको चीजें समझ में आए। चाइनीज, चाइनीज, और यहाँ पर भी मैं चाइनीज कर दूंगा। ये जैसे सेव किया तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इनका नाम भी सेम रख दूं ना, अगर मैं इनका नाम भी सेम रख दूं सबका, मैंने सबको उर्दू उर्दू कर दिया,
सबको उर्दू उर्दू कर दिया मैंने। तो जो रेडियो बटन पे हो रहा था इसके साथ नहीं होता वो, ये देखो, ये तब भी मल्टीपल ही सेलेक्ट करता है। ये सिर्फ फीचर किसके साथ यूज होता है, ये सिर्फ रेडियो बटन के साथ यूज होता है, ठीक है। चेक बॉक्स पे मैंने नाम सेम रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में रखें कि चेक बॉक्स पे आप नाम सेम दे दो कि यार एक ही सेलेक्ट कर पाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। चेक बॉक्स मल्टीपल के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। आई थिंक इतने काफी है। इसके बाद टेक्स्ट एरिया भी यूज होता है। अब टेक्स्ट एरिया जो है वो एक जो है अलग से एलिमेंट है, वो इनपुट टाइप की तरह यूज नहीं होता है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया क्या है, एक अलग से एलिमेंट हमें HTML ने दे दिया है, ठीक है। इनपुट की टाइप्स ये है सारी, टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, नंबर हो गया, चेकबॉक्स हो गया, रेडियो हो गया, डेट हो गया, सबमिट हो गया, इमेज हो गया, फाइल हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये टेक्स्ट एरिया हो गया, ऑप्ट ग्रुप हो गया, सेलेक्ट हो गया, डेटा लिस्ट हो गया, ये अलग से एलिमेंट हमें दे दिए उसने, तो हम उसका यूज करते हैं। अब मुझे टेक्स्ट एरिया बनाना है, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में मैं उसका एड्रेस मांगूंगा। अब टेक्स्ट एरिया में देखें, इसका एक ओपनिंग टैग भी है, एक क्लोजिंग टैग भी है, और ये इनपुट टैग आप देखें, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, तो ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया मैंने यहाँ बना लिया है। अब टेक्स्ट एरिया को नाम दे देते हैं कि भाई एड्रेस, और इसकी आईडी भी मैं एड्रेस कर देता हूँ, एड्रेस। और कॉल्स और ये रोज क्या है, ये इसकी साइज को दिखाते हैं। ये देखो, मुझे PR देना पड़ेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर लेवल भी देना पड़ेगा, लेवल एड्रेस, ठीक है। तो ये लेवल किसके लिए बन गया, एड्रेस के लिए। जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। अब ये कॉल्स एंड रोज का एट्रीब्यूट क्या करता है, इसकी साइज को डिफाइन करता है, इसकी विड्थ और हाइट को। विड्थ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाइट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कौन डिफाइन करता है, कॉल्स और जो है रोज। अभी कॉल्स क्या है, कॉल्स है ये हॉरिजॉन्टल, मेरे ख्याल से मैं अगर इसको 40 कर दूं, सेव करूं, ये देखो, कॉल्स इसकी विड्थ को डिफाइन करता है। इसकी विड्थ अगर आपको बढ़ानी है तो कॉल्स की वैल्यू बढ़ा दो, मैं 50 कर दूं तो देखना इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। और अगर हाइट बढ़ानी है उसकी तो 20, उसकी रोज को छेड़ो। मैं करता हूँ 5x5 का डब्बा मुझे बन के दे दे, 5x5 का, तो 5 कॉलम 5 रोज। ये देखो इतना छोटा बन गया, 5x5 तो नहीं है ये। विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ और बड़ी कर देते हैं, विड्थ काफी छोटी हो रही है, इससे ये इतना काफी है। तो यहाँ पर यूजर जो है वो अपना डेटा डाल सकता है। अब एक चीज नोट करें कि यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट काम नहीं करता, यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट काम नहीं करता। वैल्यू का एट्रीब्यूट क्या किस काम में आ रहा था कि आप बाय डिफॉल्ट यूजर को कोई चीज आप दिखाना चाहो कि यूजर का पेज लोड हो तो उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाए, तो उसके लिए वैल्यू का यूज करते थे। पर यहाँ पर वो काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता, क्योंकि हम वो कंटेंट इसके अंदर लिख सकते हैं, टेक्स्ट एरिया के अंदर। अब जो भी इसके अंदर लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पर शो हो जाएगा, फिर यूजर्स को चाहे हटा दे, उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ डिसेबल लगा दूं, अगर मैं यहाँ डिसेबल लगा दूं क्या होगा, कौन बताएगा। मैं यहाँ डिसेबल मैंने लगाया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन बताएगा। तो सर इसमें कुछ हम लिख नहीं पाएंगे। लिख नहीं पाएंगे। अच्छा, डिसेबल और रीड ओनली में क्या फर्क है। रीड ओनली में भी तो यही होता है कि आप इसको जो है लिख नहीं पाते हो, सिर्फ देख पाते हो। एक विजुअल फर्क है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सेव किया डिसेबल करके। अब इसके अंदर कुछ लिख नहीं पाऊंगा मैं, ये देखो डिसेबल काम नहीं कर रहा। अच्छा, डिसेबल्ड होगा शायद, डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड, ये देखो। अब रीड ओनली इसमें क्या फर्क है, रीड ओनली में कलर उसका वाइट ही रहता है, पर इसमें आप देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, ग्रे हो गया इसका कलर। अगर रीड ओनली करूं, रीड ओनली करूं तो आप देखो कलर तो वही रहे, पर मैं इसको अब एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, पर कलर उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही है, ठीक है। रीड ओनली और ये डिसेबल, इसमें यही फर्क था, ठीक हो गया। तो वैल्यू एट्रीब्यूट इसलिए हम यूज नहीं करते क्योंकि इसकी वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे होते हैं। जो भी यहाँ देंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम पे कोई वैल्यू शो करवानी है, फर्स्ट नेम में कोई वैल्यू शो करवानी है, बाय डिफॉल्ट
जब यूजर आया तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वैल्यू इज इक्वल टू जीत कुमार, जो भी वैल्यू आ दूंगा तो जब जब भी पेज लोड होगा तो ये मेरा नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आता रहेगा, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डिफाइन कर दी है। तो ये वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है ना, ये हमें जावास्क्रिप्ट में बहुत काम आएगा। तो ये बात आप याद रखना है, ये जो वैल्यू है ना, इसका जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज कर रहे होते हैं। तो यह बात आप माइंड में रखें इस चीज। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, डोम पे आएंगे, तब ये चीज आपको समझ में आएगी। टेक्स्ट एरिया हो गया। इसके बाद हम क्या, मैं काम करता हूँ यहाँ से आपको जो है फॉर्म एलिमेंट्स, जो बाकी एलिमेंट्स रहते हैं वो यहीं से समझा देता हूँ। इसके बाद हम यूज करेंगे सेलेक्ट का, ठीक है। इसको मैं लेके आ जाता हूँ अपने पास, ताकि यार वो टाइम 40 ना हो, लिखने में इतना टाइम जा रहा है कि यहाँ से रिफ्रेश नहीं हुआ क्या। अच्छा, मैंने टेक्स्ट एरिया के अंदर ही लिख दिया है, सॉरी, टेक्स्ट एरिया के अंदर लिख दिया था मैंने, कैसे सही से लिखूंगा। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास बन के आ गया, मुझे यहाँ पर पीआर लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया फिलहाल के लिए। अब सेलेक्ट क्या कर रहा है, सेलेक्ट हमारे पास ये चीज ला रहा है। ये आपने देखा होगा काफी वेबसाइट्स पे कि ड्रॉप डाउन बन के आ जाता है कि इसमें से कोई चीज आप सिलेक्ट करो, फिर आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो वो इस चीज से आती है, सेलेक्ट का एलिमेंट यूज होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर हम ऑप्शन के एलिमेंट यूज कर रहे होते हैं, और ये जो सारी आपको वैल्यूज यहाँ दिख रही है, ये सारी वैल्यूज ऑप्शन की वजह से आ रही है। सेलेक्ट क्या कर रहा है, सेलेक्ट आपको ऐसा डब्बा बना के दे रहा है, ठीक है, और जिसमें आप ये चीज कर सकते हो, ये चीज। और ये जो वैल्यूज है वो सारी ऑप्शन के थ्रू आ रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी वैल्यूज का लिखा हुआ है। अभी वैल्यू हमने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, वो जब हम नेम के बारे में पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, सेलेक्ट वाला समझ में आ गया। ओके, सेलेक्ट वाला हो गया। इसके बाद एक और चीज है, सेलेक्ट का एक भाई है। अच्छा, सेलेक्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स दिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स है, लाइक आप चाह रहे हो कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई सिलेक्ट हुआ है, कि जब भी आप पेज रिफ्रेश करो, जैसे मैं बता रहा था कि मैं वैल्यू बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ यहाँ शो हो, उसी तरह बाय डिफॉल्ट आप कुछ ना कुछ यहाँ पर शो कराना चाहते हो कि वोल्वो पहला है तो वेलो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है, पर आप चाह रहे हो कि यार वोल्वो की जगह ओडी आना चाहिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। जब भी पेज लोड हो तो यहाँ पर वोल्वो नहीं ओडी आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके ओडी में जाके इसको सिलेक्टेड सिलेक्टेड कर दोगे। अब जब ये पेज रिफ्रेश होगा, ये देखो ओडी आ चुका है, ठीक है, ओडी आ चुका है, ओडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब कि पेज जब रिलोड हो तो वो चीज मेरे पास शो हो, ठीक ठीक है। सर वो चेक बॉक्स भी कर सकते हैं। हाँ, चेक बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। हाँ, चेक बॉक्स के अंदर भी एक आता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं चेक्ड। अब ये चेक्ड जो है ना, ये जो है दोनों में यूज होता है, उसके अंदर भी, रेडियो के अंदर भी और चेक बॉक्स के अंदर भी। क्या बाय डिफॉल्ट आप कोई चीज दिखाना चाह रहे हो, सेलेक्ट हुई, जैसे कि मैं बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्ट होता हुआ दिखाना चाह रहा हूँ जब जब भी पेज लोड हो, तो जैसे कि चाइनीज लिखा हुआ आ रहा है ना, अभी पेज लोड करूंगा तो ये तो गायब हो गया, पर चाइनीज देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, वो किसलिए लिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चाइनीज पे चेक्ड कर दिया है। चेक्ड, ये देख रहे, चेक्ड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर जाके रेडियो में भी, रेडियो के अंदर जाके मेल पे मैं लगा देता हूँ चेक्ड, तो आप देखोगे कि जब भी पेज रिफ्रेश हो रहा है तो ये मेल ऑलरेडी चेक होके आ रहा है और चाइनीज ऑलरेडी चेक होके आ रहा है, और ये वॉल्वो अभी मैंने वहां से सिलेक्टेड हटा दिया तो वॉल्वो वॉल्वो वापस आ चुका है। अब आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ आता है सेलेक्ट, सेलेक्ट का समथिंग ऐसा लिखा हुआ आता है, तो वो चीज लाने के लिए मैं यहाँ फिर से एक ऑप्शन बनाऊंगा, ऑप्शन सेलेक्ट एन ऑप्शन बिलो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हो कि यार ये भी सिलेक्ट हो पा रहा है, ये तो सिलेक्ट होता नहीं है बहरहाल। तो इस चीज को करने के लिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा डिसेबल, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा।
अब जब भी इसको क्लिक, आप इसको क्लिक ही नहीं कर पाओगे, तो ये बस यूजर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होता है, ठीक है। रिफ्रेश करूंगा तो से पर नहीं लगा, अब ये देखो ये हट चुका है, ये बिल्कुल। अब इसको मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले यही शो हो, तो मैं लिख दूंगा सेलेक्टेड। सेलेक्टेड सेलेक्टेड किया तो देखो सबसे पहला ऑप्शन हमें ये दिख रहा है, क्योंकि यूजर को हम यही दिखाते हैं ना, सेलेक्ट एन ऑप्शन बिलो, हमेशा थोड़ी दिखा रहे होते हैं ये सारे ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको इसकी साइज बढ़ानी है, कि आपको, आप चाह रहे हो कि ये दो तो दिखे ही दिखे, तो आप क्या करो, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है सिलेक्ट का, यहाँ हम यूज करते हैं साइज। साइज इज इक्वल टू मैं कर दूंगा 3, तो आप देखना, ये देखो मेरे पास ये दोनों बाय डिफॉल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक कर्सर बना भी आ रहा है मेरे पास, स्क्रॉल स्क्रॉल बार इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एक भाई आता है जो है डेटा लिस्ट। वो डेटा लिस्ट जो है मैं आपको इसी एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ, ताकि हमारा टाइम बचे। ये उसकी तरह ही है, सिलेक्ट की तरह ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई अपना मन पसंदीदा ब्राउजर सेलेक्ट करो। अब ये सेलेक्ट, सॉरी कहाँ चले गया, ये रहा। मैं साइज जो है उसको हटा देता हूँ, एट्रीब्यूट को बहुत बुरा लग रहा है, साइज को यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है। साइज हट चुका है, इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखो, ठीक है। अब ब्राउजर ये जो है ना, ये भी सेलेक्ट की तरह ही काम कर रहा है, पर इसके अंदर आप अपना भी इनपुट डाल सकते हो, अपना भी इनपुट डाल के सर्वर को भेज सकते हो। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं कर सकते थे, हम यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिए हुए होते थे उसी को सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर ये है कि आप इसको कुछ नहीं देते हो, सिर्फ इस पे कर्सर लाते हो ना, तो आपको ये सजेशन देता है। ये सजेशन कहाँ से ला रहा है, ये सजेशन ला रहा है यहाँ से, जो आपने इसको वैल्यूज दी हुई यहाँ पर जो आपने वैल्यूज दी हुई, ये इसके थ्रू वो सारे सजेशन ला रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर एज लिखूंगा, तो एज के यहाँ पर एज अगर मैंने लिखा होगा, तो ऑटोमेटिक वो उसको शो कर देगा। अगर यहाँ लिखूँ मैं सफारी, तो सफारी आ गया। अगर मैं कुछ लिखूँ, कुछ और लिख दूँ गूगल, तो ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा है। ये सजेशन कहाँ से ला रहा है, ये सजेशन ला रहा है यहाँ से, इस ऑप्शन से। तो ये सारा इसके थ्रू आता है, डेटा लिस्ट के थ्रू। तो इसको हम इतना यूज नहीं कर रहे होते बेरा, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये चीज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये चीज भी हो गई। इसके बाद क्योंकि फॉर्म एक काफी बड़ा टॉपिक है, फॉर्म जो है ना बहुत बड़ा टॉपिक है, हम एक क्लास में इसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते। पर ये कि आपको खुद से भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं सारी चीजें यहाँ नहीं पढ़ा सकता हूँ, आपको खुद भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि डेट हो गया। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए यूजर की, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए यूजर की, तो आप क्या करो, यहाँ पर लेवल 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 डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के लिए। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि आईडी ना दूं और मेरा फिर भी काम हो जाए, तो आप क्या करो, इनपुट को इसके अंदर ही लिख दो। आप ये भी कर सकते हो, ये भी अलाउड है। आप लेवल के अंदर, लेवल के ओपनिंग क्लोजिंग टैग के अंदर इनपुट टैग को डाल दो, ठीक है। यहाँ मैं टाइप इसकी चेंज कर दूंगा, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मैं लिख दूंगा डेट, ठीक है, डेट। और यहाँ लिख दूंगा, इसके पीछे लिख दूंगा डेट ऑफ बर्थ। आप ये भी कर सकते हो, ये भी अलाउड है। अब मैंने इसको आईडी नहीं दी है, ठीक है। यहाँ से मैं 4 पे हटा देता हूँ, यहाँ से मैं 4 पे हटा देता हूँ। देखोगे फिर जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिक इस पे देखो आ गया, ऑटोमेटिक इस पे आ गया। फिर देखो कैलेंडर मेरे पास आ चुका है। ये किसकी वजह से आया, ये आया इसकी वजह से, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट की वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में फाइल का बता देता हूँ। अब मैं इसी टेक्निक को यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपलोड योर इमेज लिख देता हूँ, अपलोड योर इमेज, अपलोड योर इमेज। और यहाँ से मैं बस इसको कर दूंगा फाइल, फाइल कर दिया मैंने। तो ये देखो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, जो पीआर भी लगाना पड़ेगा।
यहाँ पर लगाना पड़ेगा यार। यार लगाया मैंने, ठीक है। ये देखा आ गया मेरे पास। अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये मुझे फोल्डर पे लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको इसको बताना है कि यार कुछ स्पेसिफिक ही आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, ठीक है, आपको सारी फाइल को अलाउ नहीं करना है, तो आप यहाँ पर एक यूज करोगे एक्सेप्ट का। और एक्सेप्ट के अंदर आप बताओगे कि आपको कौन कौन सी फाइल चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर .png .jpeg। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि आपको सिर्फ वही फाइल दिखाएगा। देखो यहाँ पर png और jpeg फाइल आ गया, ठीक है। शायद मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है, बहरहाल यहाँ अगर कॉमा लगा दूं, यहाँ आना चाहिए कस्टम। यहाँ आना चाहिए मेरे पास कस्टम, कस्टम फाइल्स पर कस्टम। अब ये सिर्फ जेपेग और पीएनजी की फाइल को यहाँ पर आपको दिखाएगा और कोई भी आपको फाइल सेलेक्ट करने नहीं देगा। तो ये एक्सेप्ट के थ्रू होता है, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं, चूज फाइल, और मैं इस फोल्डर में गया, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये सिर्फ मुझे इमेज वाली फाइल दिखाएगा। इमेज मेरे पास यहाँ है नहीं, शो नहीं हो रही है। मैं वीडियो का भी ऑप्शन डाल देता हूँ, होमा करके .वीडियो। शायद ये वीडियो भी दिखा दे मुझे। चलो दफा करो, वीडियो शायद मेरे पास नहीं है, पर आप बात को समझिए हो कि एक्सेप्ट इसके लिए यूज होता है कि आपको सारी फाइल्स नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलर एक्सटेंशन वाली फाइल चाहिए, तो आप यहाँ पर बता दो कि यार मुझे यहाँ पर यहाँ तो पीएनजी आप अपलोड कर सकते हो, यहाँ तो जेपेग अपलोड कर सकते हो, यहाँ तो वीडियो अपलोड कर सकते हो, इसके अलावा आप और कोई फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अपलोड योर इमेज है तो सिर्फ आप इमेज के लिए मांगोगे, आप वीडियो के लिए नहीं मांगोगे। अगर आप नहीं देते हो एक्सेप्ट, तो ये सारी फाइलों को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मुझे ये सारा डेटा जो है सबमिट करना है सर्वर को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट। इनपुट उसकी टाइप इक्वल टू मैं सबमिट कर दूँ, सबमिट, और उसको वैल्यू बताऊंगा कि अब टाइप इक्वल टू सबमिट किया तो क्या हुआ, एक बटन बन के आ जाएगा मेरे पास सबमिट नाम का। अब बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू वो सबमिट दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू सबमिट होती है। अगर इसकी वैल्यू, इसका नाम चेंज करना है तो वैल्यू में जाके आप लिख दो क्लिक मी टू सबमिट योर डेटा, ठीक है। ये देखो आ गया। उससे भी एक आसान तरीका है, आप क्या करो, बटन बनाओ, ठीक है, क्लिक मी, इसके अंदर लिख दो क्लिक मी टू सबमिट योर डेटा, तो सेम टू सेम बटन बन के आ जाएगा। अब फर्क इन दोनों में ये है कि इस बटन पे दबाने पे मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, इस बटन पे, सॉरी देखो ये जो बटन है ना, जो बटन टैग से बना हुआ है, बटन एलिमेंट से बना हुआ है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों में सबमिट कर रहा है। तो बहरहाल होता नहीं है ऐसे। अब ये बटन इसलिए वो HTML काफी स्मार्ट है, तो वो क्या कर रही है कि यहाँ मैंने इसको टाइप बताई नहीं है, यहाँ आप टाइप बता सकते हो, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो ये फॉर्म के अंदर है तो उसने खुद ब खुद समझ लिया कि भाई ये सबमिट ही होगा, ये इसने सबमिट के लिए बनाया होगा। इसके प्रूफ कहाँ से मिल रहा है कि ये रिफ्रेश हो रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है, मतलब सबमिट का बटन काम कर रहा है। वरना बटन अगर मैं बाहर बनाऊँ उसको, अगर मैं इसको बाहर बनाऊँ और यहाँ से मैं टाइप इक्वल टू सबमिट हटा दूँ, यहाँ से बस मैं ये हटा के सिर्फ क्लिक में लिखता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस भी हो। अब देखना क्लिक करूंगा तो रिफ्रेश नहीं होगा, रिफ्रेश भी कर रहा है। अच्छा ये फॉर्म के अंदर है, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर्म से बाहर निकालना पड़ेगा इसको। तो क्या पड़ेगा, इसको फॉर्म से हम बाहर निकालेंगे। अब देखिए क्लिक भी किया तो ये देखो रिफ्रेश नहीं कर रहा है पेज को, पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा। ठीक है, तो या तो बटन का यूज कर लो या तो इनपुट टाइप सबमिट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो हम ज्यादातर इनपुट टाइप सबमिट का यूज कर रहे होते हैं, हम बटन का यूज नहीं कर रहे होते। तो इनपुट टाइप सबमिट ही रहने देते। इसके बाद यार लगा देता हूँ मैं, यार जैसे क्लिक करूंगा तो सारा डेटा मेरा चले जाएगा। अब डेटा कहाँ पे भेजना है, अब मेन चीज है ये कि डेटा आपको कहाँ पे भेजना है।
डेटा मुझे भेजना किधर है, अब वो बताना पड़ेगा। वो कहाँ पे बताते हैं? वो बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बता रहा था एक्शन के बारे में। एक्शन यहाँ पर होता है, एक्शन इज इक्वल टू, अब मुझे भेजना है डेटा डॉट स्लैश रूट फोल्डर में एक फाइल बना लेते हैं। एक फाइल बना लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ डेटा सबमिट डॉट एचटीएमएल। लगता है आप लोग थक गए हो मेरे ख्याल से। हाँ भाई, थक तो नहीं गए? यस सर। लंबी क्लास होगी आज। हाँ भाई, एनर्जी है अभी? सर थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी सबका क्या हाल है भाई? वरना आगे। बाद में जी जी जी। बाद में कंटिन्यू कर लिया। अ, मैं चाह रहा हूँ कि आज ये कंप्लीट हो जाए, वरना ये लेट हो जाएगा हमारा काफी। एचटीएमएल को मुझे सर नेक्स्ट वीक कंप्लीट खत्म। कर लें। जी, कंप्लीट कर लें भले। क्या चीज कंप्लीट कर लूँ? कंप्लीट करूँ? क्या कहते हो आप लोग? जी जी सर। अगर आप लोग अभी थक गए हो तो वीडियो तो वैसे भी यूट्यूब पे आएगी, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, कि मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सारा हमारा आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो डेटा सबमिट के नाम से एक फाइल बना ली मैंने, डेटा सबमिट होना चाहिए। अब जब भी मैं इसको सबमिट करूंगा ना डेटा को, जब भी सबमिट करूंगा, तो ये देखो मुझे उस पेज पे लेके आ गया, डेटा सबमिट डॉट एचटीएमएल। क्योंकि मैंने क्या बताया हुआ था कि जो डेटा आपको भेजना है वो भेजना है इस लिंक पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज इतना ही काफी है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो नेम की जो कहानी है ना, फिर वो उसको नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको ये चीज समझानी है, ये जो ना जेंडर, ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क क्या है, ये सारी चीजें तो आज हो नहीं पाएगा यार ये। तो उसको नेक्स्ट क्लास में मैं लेके चलूंगा और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, कि भाई यार ये क्या चीज है, डेटा सर्वर की साइड कैसे जाते हो। जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई थी ये वाली, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से इसको लो लाइव करके, ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। ठीक है, ये फॉर्म, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मेरे पास बन के आ गया। मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी यूजर ने नीत कुमार, ईमेल में अपनी डाल देता हूँ और रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे दूसरे पेज पे लेके चला गया और बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन रिजल्ट जीत कुमार यूजर ने, मैंने क्या क्या सबमिट किया था उसने मुझे दिखा दिया। मतलब आप समझो कि ये सर्वर पे डेटा गया है मेरा, ये सारा डेटा मेरा सर्वर पे गया है। तो वो कैसे गया वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सही है ना? यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लो। थक गए होगे मुझे पता है, कि ये टॉपिक इतना बड़ा था, कॉम्प्लेक्स है ना, एक क्लास वाला टॉपिक नहीं है ये। तीन तीन क्लास है तो इसके अंदर इसके लिए कम से कम चाहिए, तब जाके ये कंप्लीट होगा। सर अभी HTML के लिए कितनी क्लासेस होगी? 2 क्लासेस बस। नहीं नहीं, एक क्लास है, सॉरी, 2 नहीं, एक क्लास होगी, जो कि मैं ट्यूसडे को लूंगा। ठीक है, उसके बाद एक गिटहब की क्लास होगी, इसके बाद हम सीएसएस हम नेक्स्ट वीक में शुरू करेंगे। ये जो वीक आ रहा है इसमें नहीं, नेक्स्ट वीक हम अपनी सीएसएस की जर्नी स्टार्ट करेंगे। एचटीएमएल की एक क्लास रहेगी, इसके बाद गिटहब की एक क्लास है, उसके बाद सीएसएस। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं 1 मिनट। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई